हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर 2.0 में। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपके सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि आप अभी यहाँ पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, उसी प्रकार से सारे आपके डिफेंस नॉन डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके नाविक जीडी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा। आपके जब तक एग्जामिनेशन चलेंगे तब तक डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते रहेंगे। या तो आपको एक दिन में मैथ्स के प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, तो अगले दिन हो सकते हैं आपको साइंस के यानी आपके फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट दिए जाएं नाविक जीडी के रिगार्डिंग। उसी प्रकार से नाविक डीबी के रिगार्डिंग में आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। तो इस वीडियोस को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे जो भी पुराने डिफेंस ट्यूटर वाले स्टूडेंट है, आपने हमारे इस चैनल का लोगो देखा होगा, यानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा और आपने इस चैनल पे बहुत प्यार दिया है, हमें आपने सपोर्ट किया है। और हमारे इस चैनल से बहुत सारे बच्चे ने नाविक जीडी यानी कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लिया है, डीबी और जीडी दोनों में। ठीक है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया है और आप भी सपोर्ट कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाया जा सके। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे वो मिक्सअप क्वेश्चंस के लेवल होंगे, यानी आपके लो लेवल, मीडियम लेवल और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चंस को और फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस दिया जाए तो एग्जामिनेशन तक आपके अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और हमारे उस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए नाविक जीडी, नाविक डीबी और सभी के यांत्रिक सभी के रिगार्डिंग आपके कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस चल रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस डेली बेसिस पे आपको दिए जा रहे हैं, तो जाकर आप उसे देखिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियोस की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज द एम्प्टी सेट, यानी निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा रिक्त समुच्चय है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेट जो है वो कि क्या है, जो कि क्या है आपका एम्प्टी सेट है। अब बताइए कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। एम्प्टी सेट हमारा वह सेट होता है जिसके पास क्या हो, आपका एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। सिंगलेटन सेट किसे कहते हैं, सिंगलेटन सेट हमारा वह सेट होता है जिसके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। उसी प्रकार से एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, वैसा हमारा कह सकते हैं कि सेट जिसमें कि हमारे पास एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी डी जो हमारे ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनमें हमारे एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। यहाँ पे जैसे x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट जो कि हमारा 2 है वो हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर में लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यदि आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये x माइनस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है, जो कि इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 हमें एक सेट मिल रहा है, यानी कहने मतलब आप यदि इस सेट को लेते हैं तो हमें एक एलिमेंट x इक्वल टू 2 मिल रहा है। सेम टू सेम आप जब इस सेट को लेते हैं तो हमें एक एलिमेंट x इक्वल टू 3 मिल रहा है। तो हम इसे तो एम्प्टी सेट नहीं कह सकते ना, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इन दोनों हमारे सेट्स में एक एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है, तो ये हमारा सिंगलेटन सेट हो जाएंगे। उसी प्रकार हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को। सी ऑप्शन में है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक x हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक आपका x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंपल सा बात हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं दो सेट मिल रहा है, ये सेट में हमें क्या दो एलिमेंट मिल रहा है, एक x इक्वल टू 0 और दूसरा एक x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसे भी एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ना ही ये सिंगलेटन सेट ही है। सिंगलेटन सेट में क्या होता है, एक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि x लेस देन x। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई 3 जो है वो क्या होगा, लेस देन 3 हो सकता है क्या, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के ही बराबर होगा। यदि हम बात करें 1 क्या लेस देन 1 हो सकता है क्या, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। 1 तो 1 के बराबर होगा ना, 1 इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, ये सही हो सकता है, लेकिन ये दोनों गलत हो सकता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये जो सेट है इसमें ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ये सेट हमारा गलत है, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं ना, तो इसका आंसर, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये होता है आपका इसके निकालने के तरीका। हम आपको सारे कंसेप्चुअल आपको जब क्वेश्चंस बताएंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, तो इतने अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट को सिखा देंगे ताकि अगर आप कंसेप्ट याद रखिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेट तौर पे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। वहाँ पे भले ही डाटा चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट को अगर आप सीखे रहिएगा तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, पढ़िए नंबर 2 क्वेश्चन को।
यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 0.2 एंड 0.002 इज, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है आपको किसी किसी बीच में 0.2 एंड 0.002 के बीच में। चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है, तो आपको ये आपने जरूर कंसेप्ट सीखा होगा, आपने सभी चीज़ को नोट करके आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, और पीडीएफ के ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, जल्दी ही आपको सारे पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने सीखा होगा कि अगर कोई नंबर ए और बी दिया जाए और इस ए नंबर और बी नंबर यानी इस दो नंबर के बीच में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं हम कैसे, रूट अंडर ए बी करके। अगर आपसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, या फिर हम इसे सीधे मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसका तरीका होता है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू 0.2 दिया गया है और बी इक्वल टू क्या दिया गया है, एंड बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 0.002। आपको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, यानी जीएम फाइंड करना है। तो जीएम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, रूट अंडर 0.2 करेंगे, इंटू में 0.002 करेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 2 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा। जब रूट हटाएंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं पॉइंट में, तो 0.02 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.02। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 को पढ़िएगा, नंबर 3 को पढ़िए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7 इस तरह का है, अप टू इन्फिनिटी तक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बताइए थोड़ा सा, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू √7 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट करके आप इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा। यदि आपका x इक्वल टू √a इस तरह कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक दिया जाए, तो इसको आप सिंपली x इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, जैसे ही आपको ऐसे दिखे आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। ये कैसे आता है, सिंपल तरीका है, हम आपको भी बताएंगे। अगर आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए हम कैसे आता है, हम आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाते हैं। देखिए ये हमारा दिया गया है x इक्वल टू इतना अप टू इन्फिनिटी तक, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, √7 फिर √7 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये क्या है हमारा, ये आपका क्या है, सिंपल x के बराबर है पहले की तरह। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू हम x लिख सकते हैं। इधर से 7x को बुला लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्दर क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या मिलेगा, x इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखिए क्या x इक्वल टू 0 पॉसिबल हो सकता है क्या, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा। तो x इक्वल टू 0 तो हम लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, सिर्फ हम सिंपल x इक्वल टू 7 लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7। तो हमने कहा था ना यहाँ पे कि आपको x इक्वल टू √a अप टू इन्फिनिटी तक दिया जाए तो आप सिंपल इसको x इक्वल टू a के बराबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे a हमारा क्या है, 7 है, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 7 डायरेक्टली लिख देंगे, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है, व्हाट इज द पोलर वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई, ठीक है। पोलर वैल्यू आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, पोलर वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, 1 प्लस आई का, ठीक है। तो 1 प्लस आई के पोलर वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो वहाँ पर सीखा होगा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के पोलर फॉर्म को हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 1 प्लस आई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, z इक्वल टू 1 प्लस आई लिखते हैं, और इसको क्या करेंगे हम पोलर फॉर्म में लिखने के लिए r cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ r साइन थीटा के बराबर लिखते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए नहीं करते हैं ना, r cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ r साइन थीटा लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ऐसा लिखा होगा, r कॉमन आ जाता है और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका। हम अगर r को फाइंड कर ले और cos थीटा को फाइंड कर ले, यानी सिंपल थीटा को फाइंड कर ले, थीटा एंड r को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, पोलर फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो वही हम काम यहाँ पे करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं इस काम को। अब देखिए r कैसे निकलेगा, r हमारा कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इधर दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अगर कंपेयरिंग करेंगे तो r cos थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और r sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, बताइए, वो भी i के कोफिशिएंट 1 के, ठीक है। यानी दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी r sin थीटा को डिवाइड करेंगे किससे, r cos थीटा से, यानी 1/1 बराबर 1, r से r कट जाएगा और sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अगर tan थीटा 1 के बराबर है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, थीटा इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, π/4 निकल गया, यानी क्या मतलब 45 डिग्री, यही हुआ 45 डिग्री, ठीक है। चलिए हम तो थीटा फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है आर का, सॉरी हाँ ठीक है, आर का वैल्यू फाइंड करना है। थीटा फाइंड हो चुका है, आर का वैल्यू फाइंड करना है। आर का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए, आर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे भी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके 2 के बराबर। आर का वैल्यू क्या निकलेगा आपका √2 निकल गया। हमने आर का वैल्यू फाइंड कर लिया और आपका थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। जब हमें आर और थीटा का वैल्यू फाइंड हो चुका है तब पोलर फॉर्म में तो हम इसके लिख सकते हैं ना, पोलर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं कैसे। अब देखिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की जगह पर डाल देंगे √2 और कॉस थीटा की जगह डाल देंगे कॉस π/4 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन π/4। मैच कीजिएगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो यहाँ पे छूट गया है पाई, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका π/4 यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या हमारा पाई है, यहाँ पे क्या हमारा पाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में क्या है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, इस सीरीज की आपको nth टर्म फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको nth टर्म, कैसे निकलेगा इस सीरीज का nth टर्म। अब देखिए सीरीज हमारा क्या है, सबसे पहले उसको परखिएगा। सीरीज क्या है हमारा, आप सबसे पहले उसको परखिएगा। ठीक है, तो सीरीज हमारा 3, फिर क्या है √3। आप √3 को क्या लिख सकते हैं 3⁻1/2 लिख सकते हैं। फिर क्या है आपका 1 है, फिर क्या है आपको अप टू आगे तक है। कहा जा रहा है कि द nth टर्म ऑफ द सीरीज इतना इज 1/243। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि nth टर्म ऑफ सीरीज यानी इस सीरीज का जो nth टर्म है वो कितना है 1/243 है। ठीक है, तो आपको n का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना था n का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमारा सीरीज का यही सीरीज हमारा, और इसका nth टर्म कितना है 1/243 है। यदि आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो ये आपको किस में दिखेगा, तो ये आपको जीपी में दिखेगा। यहाँ पे जीपी में जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा 3 होगा, और इसका कॉमन रेशियो यानी आर जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप 3/1/2 को आप 3 से भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे इस 1/√3 को, हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए ये किसका वैल्यू निकला, ये आर का वैल्यू निकला। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे हम इसको इसी डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 पे पावर 1/2, जो कि क्या होता है 1/√3 होता है। यानी हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आपका 1/√3 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से भाग कर देते हैं। ठीक है, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, अब तो कहाँ तक ये टर्म हमारे जीपी में होते हैं, तो a2/a1 होते हैं, या फिर a3/a2 जो होता है, यही आपका क्या होता है कॉमन रेशियो होता है जीपी का। बस इसी तरीके को हमें लगा के इससे निकाला है कॉमन रेशियो को। कॉमन रेशियो हमारा क्या है बताइए, क्या है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है हमारा 1/√3। ठीक है, चलिए कॉमन रेशियो हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है n का वैल्यू। लास्ट टर्म हमारा कितना दिया जा रहा है 1/240 दिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, और nth टर्म ऑफ जीपी को हम कैसे लिखते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी को लिखते हैं हम a इंटू आर पे पावर n-1। l का वैल्यू कितना है 1/243, a का वैल्यू कितना है 3 है, और r का वैल्यू कितना है बताइए तो 3 पे पावर -1/2, क्या है 3 पे पावर -1/2। तो या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/3 पे पावर एन की जगह क्या लिखेंगे हम, सॉरी ठीक है 3 पे पावर -1/2 यानी 1 माइनस एन। देखिए नीचे क्या है आपका 3 पे पावर 1/2 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3 पे पावर n-1/2। ठीक है, यही है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 1/243 क्या है 1/243 किसको लिख सकते हैं हम 243 को हम 3⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3⁵ को आप तोड़िएगा तो कितना निकलेगा 243 निकलेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू देंगे साइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और 3 लिख सकते हैं, या फिर चलिए एक काम करते हैं इसको 1/3 पे पावर n-1/2। ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं हम ये 3 को हम एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे, क्योंकि आप जब ऊपर 3 है तो आप इसको 1/3 पे पावर -1 लिख सकते हैं ना, सेम ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा सिंपल। तो हम इसको ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं ताकि नीचे क्या है हमारा जो हमारा बेस सेम हो जाए और पावर को क्या कर रहे हैं हम इक्वल कर ले। तो 1 क्या हो गया 3 पे पावर n-3/2 क्या हो जाएगा n-3/2 देख सकते हैं। बेस 3 और बेस 3 यानी बेस इक्वल है, क्या होंगे पावर हमारे भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 = n-3/2। ठीक है, तो 5 × 10 = n-3, तो आपका n = कितना हो जाएगा 13, यानी आपका कितना टोटल टर्म होगा इस आपके किसमें इस आपके सीरीज में, वो होगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि आपको द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आपको सारणिक का मान निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको डिटर्मिनेंट दिया जाए तो आप इसको क्या कीजिए आंख मूंद के नहीं सॉल्व करने लीजिएगा। आप डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है आपके रो और कॉलम को चेंज करने का प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को कैसे यूज करने वाले देखिएगा। हम क्या करेंगे रो नंबर यानी R2 में से, यानी रो दूसरा रो में से क्या करेंगे हम पहले रो को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे दूसरा रो क्या है हमारा, दूसरा रो है हमारा
देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे R2 में से क्या कर रहे हैं, आपको R2 माइनस R1 कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम R3 में से R3 माइनस R1 करेंगे, यानी कहने का मतलब जैसे देखिए ये हमारा R1 R2 R3 दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे पहले वाला जो हमारा है R1 इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यानी BC रहने देंगे, B प्लस C और यहाँ पे 1, ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा वाला है, ये जो हमारा दूसरा वाला R2 है, इसको क्या करेंगे हम इसमें से पहले वाले को घटाएंगे, यानी अगर हम CA में से क्या करेंगे BC को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा और A माइनस B हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे हम इसे घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। ऊपर वाले में से घटाएंगे तो C कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा आपका A माइनस बी, ए माइनस बी। फिर इधर क्या हो जाएगा बताइए, तो इधर आपका सी प्लस ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब पहले वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी से बी कर जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं आप समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि कोशिश किया था कि दो हमारा कोई भी दो हमारा जीरो हो जाए, ठीक है। कोई भी दो हमारा एक रो का या फिर एक कॉलम का कोई भी दो हमारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो तीसरे वाले एलिमेंट से हम एक्सपेंड करके अपने डिटरमिनेंट को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। उस तरीके से क्या होता है, हमारा जो डिटरमिनेंट होता है वो हमें आसानी पड़ता है, ठीक है। उस तरीके से डिटरमिनेंट निकालना हमें आसानी पड़ता है, इस कारण से हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या लेंगे, ए माइनस सी कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ए माइनस सी देख सकते हैं ये दोनों में, और जीरो में से कॉमन लेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, इस कारण से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका बी सी हो गया, ये क्या हो गया बी प्लस सी और ये क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे बच गया सी, यहाँ बच गया आपका क्या 1 और यहाँ बच गया जीरो, यहाँ बच गया बी, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया जीरो, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों हमारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे इससे क्या करेंगे अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक्सपेंड। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है, ठीक है। तो इसको अब कैसे बनाएंगे हम, तो देखिएगा यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, फिर क्या है आपका ए माइनस सी फिर क्या करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे। अब हमें एक्सपेंड करना है तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, तो ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे हमारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ बच गया हमारा वही एलिमेंट पहला वाला। तो इससे एक्सपेंड करने में क्या तरीका होता है, इसको ऐसे छोड़ते हैं और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी किसी का एक्सपेंड किया जाता है तो हम इधर से हटा देते हैं एलिमेंट, इधर से एलिमेंट हटा देते हैं और इस वाले का क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने एक्सपेंशन को करते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू सी माइनस बी, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बारी बारी से, बी माइनस सी बारी बारी से, सी माइनस ए, ठीक है। अगर आप इसको देखिएगा तो कोई ऑप्शन मैच करेगा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हम कैसे कर रहे हैं, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है ना, उसी प्रकार से ए के बाद बी, फिर बी में से सी घटाएं, फिर सी में से ए घटाएं, ठीक है, ताकि हमारा ऑप्शन मैच करे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइएगा। नंबर 7 को कैसे बनाएंगे बताइए, नंबर 7 को बनाइए, ए का वैल्यू दिया जा रहा है और बी का वैल्यू दिया जा रहा है, आपसे 2a प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2a प्लस बी यानी 2a प्लस बी, हम क्या करेंगे सबसे पहले ए वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा ए है, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में जब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमारे सारे एलिमेंट यानी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी में क्या होते हैं मल्टीप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 5 6, एक बार लिख देते हैं हम आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा हो गया। फिर प्लस बी क्या हो गया 1 माइनस 5 7, ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, मैट्रिक्स का आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको परेशानी करेगा, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2, ये 10, ये कितना 12, ये माइनस 12, ये 14 और ये क्या हो गया आपका जीरो हो गया, प्लस टाइम्स ऑफ 1 माइनस 5 7 8 माइनस 7 और 6 से 7, ठीक है। चलिए ऐड कीजिए, तो 2 प्लस से क्या होता है, अब एडिशन में क्या किया जाता है सीख लीजिए। एडिशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 के सामने 1 है, 10 के सामने माइनस 5 है, 12 के सामने 7 है, माइनस 12 के सामने 8 है, 14 के सामने माइनस 7 है, 0 के सामने 7 है। तो जिसके जैसे सामने रहेगा उसके साथ हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए 12 7 19 हो जाएगा, माइनस 12 और 8 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, और 14 में से माइनस 7 किया तो कितना हो जाएगा बताइए आपका 7 हो जाएगा, जीरो में से माइनस 7 किया तो सॉरी जीरो में से 7 गया तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम, घटा थोड़ी रहे हैं। 0 प्लस 7 कितना होगा 7 होगा ना, उस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैच कीजिएगा 2a प्लस बी का आंसर यही हमारा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, आंसर को देखिए, ऑप्शन को सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा।
द वैल्यू ऑफ log 10 रूट अंडर 10 रूट अंडर 10 रूट अंडर 10 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आपको देखिएगा कितना आसानी होगा। जो हमने आपको पिछले समय में जो ट्रिक बताया था, क्या बताया था हमने कि x इक्वल टू रूट ए अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दिया जाए तो आप इसको x इक्वल टू ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, सारे पर रूट रहता है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए के बराबर। ठीक है, देखिए log 10 ये हमारा क्या है, रूट ए टाइप का है, यहाँ पे ए क्या है 10 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपल 10 लिख देंगे। और log 10 बेस पे 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, देखिए आपने सीखा होगा, हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, ये भी हमने नोट करके ही आपको बताए हैं, ये पहला नोट है। ये दूसरा नोट है, आपने सीखा होगा कि log ए बेस पे ए का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार से आपका log 1 हो गया, 2 हो गया पॉइंट, log ई बेस पे ई का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार log 5 बेस पे 5 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए कहने का मतलब होता है कि बेस कुछ भी रहे, यानी बेस आपका 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, और अगर अंदर का जो वैल्यू होता है वो भी अगर सेम टू सेम रहे तो हमारा वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यदि आपका log 9 बेस पे 9 रहेगा तब भी 1 होगा, यानी कुछ भी वैल्यू रहना चाहिए आपको। जब इक्वल वैल्यू रहेगा, बेस भी इक्वल, अंदर का वैल्यू भी इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएंगे, आपके 1 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं ये आपका तरीका जानने के बाद, आपको ये मेथड जानने के बाद ट्रिक आपको कितना मस्त काम करता है। ये ट्रिक को है नहीं कोई, आपको कैसे आता है ये भी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिक क्या होते हैं आपके जीडी के मैथमेटिक्स में, यही छोटे छोटे चीज़ जो आपको याद होते हैं, आपको बनाने के बाद, कंसेप्ट को जानने के बाद, और अगर वो मेमोराइज रह जाते हैं तो आपके समय क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आपके समय बचा देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, यदि इफ यानी ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस थीटा प्लस बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4 एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 5 इन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत लल्लू वाला क्वेश्चन है। लल्लू वाला क्वेश्चन कैसे है देखिएगा, सिंपल इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया जा रहा है ना, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। फिर ए साइन थीटा प्लस माइनस में बी कॉस थीटा इक्वल टू 5 दिया जा रहा है, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। आपका काम क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग कर देना है और जोड़ देना है इक्वेशन सेकंड का स्क्वायरिंग करके। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस का साइन नीचे लिख रहे हैं हम। ठीक है, प्लस में इसको करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 5 का 25 सॉरी, चलिए 2 माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या है, बी कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा, यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, चलिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना होता है बताइए। 16 प्लस 25 होता है आपका 41, क्या होता है 41 होता है। तो आप देखिएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जा रहा है आपका 41 के बराबर हो जा रहा है। तो यही क्या होगा हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 से बढ़िया क्या लिखा जा रहा है, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान होगा। बताइए क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है आपने जरूर सीखा होगा कि साइन थीटा जो होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, और क्या होता है मिनिमम वैल्यू -1 से छोटा या फिर -1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी -1 से 1 के बीच में हमारा साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है, -1 से 1 के बीच में हमारा साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा इंटू में क्या करेंगे कॉस थीटा। ठीक है इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है तो साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी आपका जो होगा वो -1 से 1 ही के ही बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे का वैल्यू, इस साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यानी ऊपर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बताइए, ऊपर जो वैल्यू है साइन 2 थीटा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा ना।
समझ रहे हैं। इसका पूरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 1 और नीचे क्या है हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा। इस पूरे का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो अब आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। अब आपने ये भी सीखा होगा कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या था -1 से 1 के ही बीच होता है। उसी प्रकार से कॉस के अंदर 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा कुछ भी रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा -1 से 1 के ही बीच में रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसे मैंने बताया, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही आपको इस पूरे क्वांटिटी को, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा वही मैक्सिमम ना इस पूरे क्वांटिटी को आपका मैक्सिमम बनाएगा, उसी को वही क्वांटिटी ना पूरे को मैक्सिमम बनाएगा। तो ऊपर का मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही हो सकता है, तो हम 1 डाल दिए ऊपर और नीचे क्या हमारा 2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसकी रिगार्डिंग हमने आपको नाविक जीडी की रिगार्डिंग हमारे डिफेंस ट्यूटर यानी ये जो लोगो आपको दिख रहा होगा इस बैच पे, इस चैनल पे आपके लिए हमने पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 लेक्चर्स दिया है हमने। अगर आप उसको देख लेते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम टेंजेंट नॉर्मल इन सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हमने लगभग 30 क्वेश्चन अभी तक उस पर करवाया है, तो उस पर्टिकुलर एक चैप्टर पे तो जाकर आप उसे देखिएगा, आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आए। ठीक है, चलिए रखते हैं, फिर कहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।